तो जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन अभी मुझे जब मैं प्री का पेपर इधर देखा हूँ 25 मई को जो है पेपर था प्री का, यूपीएससी सीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन है तो उसका पेपर था। मैंने पेपर को देखा यार, पेपर में हर साल जो कि पूछता रहता है, इस साल भी वही चीज़ें था। ठीक है, पेपर तो लगभग ठीक था और ना उसको ज़्यादा आसान कहा जा सकता है, ना ही ज़्यादा कठिन कहा जा सकता है। अगर अच्छा बच्चा ने अगर अच्छे से चीज़ों को कवर किया है, सिलेबस को अच्छे से अगर आपने कवर किया है, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कर सकते हो। वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ रेंज था, ठीक है, तो उनकी बात हम नहीं करते क्योंकि यार कुछ छोड़ना भी होता है। ठीक है, हमें सारा नहीं करना होता है, हमें कुछ छोड़ना भी होता है, तो वो छोड़ने के लिए क्वेश्चन थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनको आप अगर गलती से भी गलती कर दिया ना, तो भी आप रेस से बहुत बाहर हो जाओगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हिस्ट्री का आया था, पूछा था कि फाहियान जो चीनी यात्री था वो किसके दरबार में आया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब कि अगर एसएससी का कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट है तो वो भी उसका जवाब दे देगा। ठीक है, चपरासी वगैरह का भी तैयारी करने वाला, कांस्टेबल की तैयारी करने वाला स्टूडेंट उसका जवाब दे देगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपकी गलती होते हैं तो फिर यार जाहिर सी बात है कि आपको रेस से बाहर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मैपिंग के बारे में। मैपिंग का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो हिस्ट्री का सेक्शन हो, चाहे वो ज्योग्राफी का सेक्शन हो। वैसे मैपिंग के लिए हिस्ट्री मैंने शब्द यूज किया, हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात किया, तो कुछ स्टूडेंट इस बात को सुन करके सोच रहे होंगे यार हिस्ट्री में कहाँ मैपिंग की बात होती है। एक क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री का आया था अभी इस साल, लोकेशन पूछ लिया था नदियों का, कुछ महाजनपदों का नाम दिया था, 4 महाजनपदों का नाम दिया था और साइड में दिया था उन नदियों का नाम। ठीक है, जो पुरानी नदियाँ थी, जैसे बिपाशा था, तमाम इस तरह से पुरानी नदियाँ थी। ठीक है, तो वो पूछ रहा था कि जो महाजनपद, ये 16 महाजनपद थे, वो किन किन नदियों के किनारे स्थित हैं, उसको मैच करना था। तो आप देख सकते हो लोकेशन लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपके माइंड में लोकेशन होना चाहिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का, पूछ रहा था कि कौन सा मतलब राजा था, ठीक है, जो श्रीविजय था, जो मल्य पर इंडोनेशिया वगैरह एरिया पे, जावा सुमात्रा वाले एरिया पे वो अपना राज्य किया था और उसका शासन था, और उस पर चढ़ाई कौन किया था, सैन्य अभियान कौन सा राजा किया था निम्न में से। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो सुमात्रा जावा वाली चीज़ें कहाँ पे हैं, लोकेशन आपके माइंड में होना चाहिए। अगर लोकेशन आपके पास माइंड में है ना कि हाँ सुमात्रा जावा जो है इधर इंडोनेशिया साइड में पड़ता है, तो उधर किसका राज रहा होगा, तो चोलों का राज था, तो चोल में से कोई एक राजा रहा होगा जो सैन्य अभियान किया होगा। ये गेस करके आप वहाँ पहुँच सकते थे उत्तर तक। अगर आपको पता नहीं है कि किसने उस पर चढ़ाई किया था, तो आप लोकेशन के माध्यम से अपने उत्तर तक पहुँच सकते थे। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मैपिंग का क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता होता है, ये मैप जो होता है ना माइंड में, अगर मैपिंग आपका अच्छा खासा तैयार है तो आप उत्तर तक ऐसे ही पहुंच जाते हो। कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें आ जाती हैं। तो चलो मैप की हम बात करते हैं, मैप कैसे पढ़ना होता है। जो बिगिनर स्टूडेंट है, पहली बात तो जो स्टूडेंट काफ़ी दिनों से जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो उसे मैप के बारे में उनको पता होगा। तो उनके लिए ये क्लास ज़्यादा ये जो वीडियो है मेरा उतना उपयोगी साबित नहीं होगा। फिलहाल के वक्त में अगर वो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूरा वीडियो देखें, आपका स्वागत है। ठीक है, बाकी जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताता हूँ कि कैसे मैपिंग की क्लास करनी होती है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री सेगमेंट में आकर इसका इंपॉर्टेंट बताया आपको, उसी प्रकार से मैं ज्योग्राफी वाले क्षेत्र में आकर के उसका इंपॉर्टेंट बताता हूँ। अभी देखो क्या है, ज्योग्राफी से क्या होता है, 2-3 क्वेश्चन मैपिंग से पूछ लेता है, और यूपीएससी के प्री में 2-3 क्वेश्चन सही करना बहुत ही बड़ी मायने रखता है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन के लिए मार होती है। अब 2-3-4 क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछ लेता, इस साल भी पूछा था आपसे। लोकेशन में क्या पूछता है कि ये पर्वत कहाँ है, ये नदी कहाँ है, ये घाटी कहाँ है, किस महाद्वीप में है, कौन सी महाद्वीप किस महाद्वीप से सटा हुआ है, कौन सी महाद्वीप कौन सी जल संधि बनाती है, ये सारा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो एंडीज पर्वत है, उत्तरी अमेरिका में पूछा था, जो एंडीज पर्वत है इनमें से किन किन देशों को टच करती है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए एंडीज पर्वत है कहाँ पे, वो लोकेशन पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशन। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए यार एंडीज पर्वत से कौन कौन से देश सटे हुए हैं। जैसे अभी हिमालय की मैं बात कर लूँ कि हिमालय से कौन कौन से देश सटे हुए हैं, तो आप गेस करके ऐसे ही लोकेशन में आप सोच सकते हो यार भारत सटा हुआ है, फिर भूटान सटा हुआ है, नेपाल सटा हुआ है, पाकिस्तान सटा हुआ है, उधर पीछे से देखा जाए तो चाइना भी सटा हुआ है।
तो हम क्या है कि लोकेशन माइंड में है तो सारा नाम दिमाग पे आ जा रहा है धड़ाधड़, ठीक है। इसी प्रकार से हम जब एंडीज पर्वत के लोकेशन को जानेंगे और उसके अगल बगल के देशों का नाम जानेंगे तो ऑटोमेटिक हम विकल्प तक पहुंच जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। और देखो क्या है ना कि हम दुनिया भर की चीज़ें देखते रहते हैं मोबाइल फ़ोन वगैरह में, हमें मैपिंग में करना क्या होता है, मैपिंग में हमें लोकेशन ही देखना है। हमारे पास एक बड़ा सा मैप होगा, उसमें हमको देखना है कहाँ पे एंडीज पर्वत है, उसके बगल में कौन कौन से देश हैं। इसी प्रकार से बड़े बड़े कई सारे पर्वत हैं, मतलब 10-20 पर्वत ऐसे होंगे जो बहुत बड़े बड़े हैं जिनको जानना होता है। जैसे आप ले लो एंडीज ले लो, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज़ ले लो, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज़ ले लो, फिर अल्पस ले लो, फिर अपना हिमालय ले लो, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अपलिशियन पर्वत ले लो, फिर काराकोरम, अपलिशियन के बाद फिर इधर ले लो यूराल पर्वत ले लो। तो ये सारे बड़े बड़े पर्वत हैं, ठीक है, इनको ले लो और इनका लोकेशन वगैरह देख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम नदियों के बारे में बात करें तो जैसे आप उत्तरी अमेरिका की कुछ नदी ले लो, जैसे मिसिसिपी, मिसौरी, टेनेसी, ये सब उत्तरी अमेरिका की नदियाँ हैं। इसी प्रकार से अपने एशिया वाले क्षेत्र में अपने भारत में जो नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी है, फिर सिंधु नदी निकलती है, फिर ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, ठीक है। ये लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा जैसे निकल रही है, कैसे पहाड़ जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के उस पार से निकल रही है, काराकोरम वाले एरिया से होकर के जो है दक्कन वाला एरिया से होकर के फिर अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, वहाँ से एंट्री कर रही है अपने भारत में, फिर जाके बांग्लादेश से होते हुए जाकर के जो है कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। तो मैंने एक शब्द यूज किया, खाड़ी शब्द, ठीक है। एक आप लोग जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे खाड़ी पढ़ोगे, फिर उसमें पढ़ोगे क्या, गल्फ पढ़ोगे। तो आप जब लोकेशन देखोगे ना तो लोकेशन में खाड़ी भी पूछ लेता है, गल्फ पूछ लेता है, ठीक है, केप पूछ लेता है, जल संधि पूछ लेता है, स्थल संधि पूछ लेता है, झील पूछ लेता है, घाटी पूछ लेता है, पर्वत पूछ लेता है, मैदान पूछ लेता है, जो है पठार पूछ लेता है, मरुस्थल पूछ लेता है, ठीक है, वन वाला क्षेत्र पूछ लेता है, घास का नाम पूछ लेता है कि कहाँ पे कौन सी घास पाई जाती है, जैसे सवाना की घास, फिर से प्रेरीज होता है, फिर डॉन्स होता है, इस तरह से घास के नाम होते हैं। फिर डिवाइजिंग रेंज के वगैरह के बारे में पूछेगा, प्रवाल भित्तियों के बारे में पूछेगा, ठीक है। ये सारा लोकेशन जो है जलधारा जो होती है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, जो भी जलधाराएं होती हैं, ये सभी लोकेशन आपके मैप में दिया होता है। यानी कि मैप एक बहुत ही ब्रॉड एरिया है जो सारी चीज़ों को कवर करता है। अगर आप विश्व भूगोल पढ़ रहे हो, ठीक है, विश्व भूगोल या भारत भूगोल, भूगोल का कोई भी सेक्शन पढ़ रहे हो, तो आपको यार मैपिंग जानना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आपको लोकेशन पता होना चाहिए। अभी देखो वर्तमान में जो है अभी लड़ाई चल रही है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, जिसमें पहलगाम नाम का एरिया है जहाँ पे अटैक हुआ। तो पहलगाम कहाँ से पता चलेगा आपको? मैप के थ्रू पता चलेगा कि पहलगाम जो ज़िला है वो कहाँ पड़ता है, कारगिल के बगल में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए पहलगाम एरिया कहाँ पे है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोकेशन के थ्रू और भी चीज़ों को समझ पाते हो, जैसे कि आप इतिहास को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के रूप में समझाया, इतिहास के चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाते हो। इसी प्रकार से कोई भी घटना कहीं होती है, जैसे रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसमें जो है लोनास करके एक जगह है, ठीक है, डॉन से ऐसे लोनास कुछ करके नाम का जगह है, ठीक है, उसी चीज़ को लेकर के लड़ाई हो रही है। तो लोकेशन में वो सारी चीज़ें दिखाई हुई है। हमास इजराइल की लड़ाई चल रही है, वो भी लोकेशन में आप देख लोगे कि हमास और इजराइल कहाँ है। तो जो मैपिंग आप जब सीख लेते हो, ठीक है, तो आप जब किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हो, वहाँ पे इसका योगदान बहुत बड़ा है। जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में आप जब मैपिंग माइंड में होगा, सारे देश की स्थिति आपको पता होगी, कहाँ पे जापान है, कहाँ पे कौन सा देश है, तो आप बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर को भी समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैपिंग का बहुत बड़ा योगदान है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में, क्योंकि मतलब कि सारे ब्रॉड लेवल एरिया को कवर करता है। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में किसी देश की जिक्र किया कि इस देश में ये सारा इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा, उसका जीडीपी बढ़ रहा है, जीएनपी उसका इतना बढ़ रहा है, उसका जो है जैसे अभी हालियत में एक न्यूज़ आया, भारत जो है विश्व का चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है, ठीक है, जापान को पीछे, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए, ठीक। तो बहुत ही आसान है चीज़ों को समझना, क्योंकि हमें लोकेशन पता होना चाहिए। अभी देखो एक न्यूज़ में चल रहा था जो कि अच्छा न्यूज़ था, जर्मनी की जो राजा रानी जो भी सिस्टम है वहाँ की जो उनकी पुत्री है, वो किसी जो है खिलाड़ी को प्रपोज करती हैं शादी करने के लिए। तो हमारे दिमाग में क्या है, जर्मनी तुरंत लोकेट कर गया कि कहाँ है जर्मनी, यूरोप का एक देश है। तो इस प्रकार से हमें पूरा कंफर्म होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन है। ये सारे विषय को कवर करता है, ठीक है। किसी भी विषय को पकड़ लो, इतिहास का कोई घटना पढ़ रहे हो, कोई इतिहास पढ़ोगे ना, तो आपको विश्व का लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा चीज़ है, कहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य था, तो कहाँ पे फ्रांस की क्रांति हो रही है, फ्रांस वाला एरिया कहाँ पे है, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए यार। मैपिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है।
यानी कि कुछ देखो यूपीएससी में ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना जिनको पहले पढ़ना होता है। अगर आपको वो अच्छे से पढ़ लेते हो ना, वो चीज़ों को समझ लेते हो ना, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्जामिनेशन के किसी भी सब्जेक्ट को तैयार कर पाते हो। क्योंकि यार हमें जगह जब पता होता है ना, किसी भी चीज़ के बारे में घटना हम तब अच्छे से समझ पाते हैं जब उसके जगह के बारे में पता हो। जैसे आपके अपने गाँव के बारे में पता है, अगर आपको अपने गांव के बारे में पता और किसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो उस जगह पहले गिरा, फिर वहाँ से उठ करके वहाँ जा करके गिरा, फिर उसके बाद से वहाँ जा गया, वहाँ पे सबको गाली दिया, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है कि वो कैसे कैसे होके गया, और आपके माइंड में पूरा माइंड मेकअप हो रहा है कि आपके गांव का पूरा मैप आपके माइंड में चल रहा है कि हाँ इस लोकेशन पे, इस लोकेशन से इस लोकेशन पे हुआ। इसी प्रकार से जब आप सारा लोकेशन माइंड में बैठा लोगे, ठीक है, किसी भी देश का, किसी भी पर्वत पठार मैदान, इन सब का लोकेशन अपने माइंड में जब बैठा लेते हो तो किसी भी सब्जेक्ट को समझने में बहुत ही आसानी हो जाता है। तो मैप का बहुत बड़ा रोल है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में, और हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। आपको लोकेशन पता होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात आती है यार मैप को पढ़ने से पहले क्या करें। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, मैप को पढ़ने से पहले आप किसी टीचर से एक बार मैपिंग की क्लास कर लो। क्योंकि अच्छा, किसी टीचर से मैपिंग की क्लास करने का मतलब क्या है, क्योंकि एक बार आप जब टीचर से मैपिंग की क्लास कर लेते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि खाड़ी क्या होता है, गल्फ क्या होता है, ठीक है, जल संधि क्या होती है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको भयभीत करेगा कि यार ये क्या है, इसका क्या मतलब निकालें हम। तो एक बार जब आप लोकेशन, एक बार आप पढ़ लेते हो मैपिंग की क्लास में, इन सारी चीज़ों का नाम जान लेते हो, घाटी हो गया, घाटी क्या होता है, ठीक है, इन सबको अच्छे से जब जान लेते हो एक बार, तब उसके बाद जब पढ़ना शुरू करो। अभी गार्ज कह दे, गार्ज, ठीक है, गया कंफ्यूज, ये क्या होता है, ठीक है। तो एक बार आपको टीचर के साथ पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद से आप जो है अच्छे से अपने बुक को पढ़िए, मैपिंग की बुक। जैसे देखो इसमें हमारे पास एक मैपिंग की बुक है और उत्तरी अमेरिका को मैंने निकाला है। तो उत्तरी अमेरिका में मैंने जो है हडसन की खाड़ी, अब मैंने यहाँ पे हडसन की खाड़ी मैंने निकाल के रखा है, ठीक है, हडसन की खाड़ी। अभी आप सोच रहोगे यार खाड़ी क्या होता है। जब आप एक बार टीचर की क्लास कर लोगे तो आप समझ जाओगे यार एक खाड़ी ये चीज़ होती है, और हडसन की खाड़ी बता रहा है, उसी के नीचे जेम्स की खाड़ी पड़ी हुई है। तो आपको जब पता रहेगा तो सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से मैक्सिको की खाड़ी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जब एक बार टीचर से पढ़ लोगे तो सारी बातों को अच्छे से समझने योग्य हो जाओगे। उसके बाद जब टीचर से पढ़ लो, सारा लोकेशन अपने मैपिंग की क्लास में कर लो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे अलग से पेज भी ऐड किया है खुद बना करके, ठीक है, इसमें मैंने ऐड किया है, ठीक। तो आप ये जब कर लेते हो तो आपके पास एक किताब आती है, परीक्षावाड़ी की एक बुक आती है। मैं अपना एक रेफरेंस बुक बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप कोई अदर बुक देख सकते हो। मेरे हिसाब से परीक्षावाड़ी की एक विश्व भूगोल की किताब आती है। इसमें आप जाओगे तो इसमें आपको एक ऐसा चैप्टर मिलेगा जिसमें सारे कॉन्टिनेंट के बारे में, जैसे यूरोप, एशिया के बारे में, यूरोप के बारे में, अफ्रीका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के बारे में इसमें दिया है। मतलब एक लाइन से दिया है। पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, इन सब के बारे में, पहाड़ियों के बारे में एक लाइन से दिया है, कौन कहाँ पे लोकेटेड है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप इसको जब मैपिंग को एक बार पढ़ लोगे, फिर इसको जब पढ़ोगे इसमें, तो उन सब चीज़ों को इसमें लोकेट कर लोगे, तो आपके माइंड में ना पूरा एकदम से विश्व का व्यू माइंड में चलेगा कि कहाँ पे कौन सा पर्वत मैदान। और देखो एक बात बताएं, एक दिन में ये नहीं होगा, आपको डेली बाय डेली ऐसे दीवार पे चिपका दो या फिर किताब को ऐसे पलट के बस ऐसे देखना है। जैसे आप मोबाइल को जब चलाते हो ना तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो, कहाँ पे कौन सा चीज़ें होगा, फटाफट अपनी उंगली ऑटोमेटिक जाने लगती है। शुरुआती तौर पे जब किसी टाइपिंग जब करते हैं, ठीक है, ऐसे टाइपिंग जब करते थे, जब नया नया मोबाइल फ़ोन में आया था मेरे हाथ में, तो क्या होता था, ए खोजना पड़ता था, एस खोजना पड़ता था, टी खोजना पड़ता था, डी खोजना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी हो गई स्थिति कि टाइपिंग करते रहो, हमें एस टी डी खोजना ही नहीं है भाई, उंगली ऑटोमेटिक जाती है वहाँ पे। तो इसी प्रकार से जब आप बार बार इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके माइंड पहुँचेगा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ है, ठीक है, कहाँ पे हिंदू कुश पर्वत है, ये ऑटोमेटिक आप पहुँचोगे वहाँ तक, ठीक है। तो बहुत ही आसान है लेकिन टाइम लगता है, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद एक हमारे पास भारत का मानचित्र, भारत जो है एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक बुक है हमारे पास, भारत का भूगोल मानचित्रों में। एक बार आप भारत का भूगोल मानचित्रों में पढ़ लेना। मतलब मैं ये कोई राइटर का नाम नहीं बता रहा हूँ कि इसी राइटर को पढ़ना, नहीं, कई सारे राइटर हैं जो मानचित्रों पर भारत का भूगोल, मानचित्रों पर विश्व का भूगोल बताते हैं। एक बार आप देख लेना उसको मानचित्र पे, ऐसे पलट के देखना है। जो आप मानचित्र आप अलग से बनाना चाहते हो ना, वो सारा चीज़ इसमें ऐड ऑन होता है। देखो
सारा मानचित्र का ही गेम है, पूरे मतलब इस बुक में मानचित्र है और एरिया है। जैसे देखो मैं इस जो पेज खोला हूँ इसमें क्या है, महत्वपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में दिया है और एकदम से पूरा सारा दर्रा इसमें लोकेट किया गया है, कहाँ पे कौन सा दर्रा है। फिर इसी प्रकार से पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में ऐसे करके इसमें दिया हुआ है। तो एक बार मानचित्र को पढ़ लेना, फिर देखना दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपका मानचित्र से आएगा, वो छूटने वाला नहीं है, आप कर ले जाओगे। तो ये था आपको बताना कि क्या इंपॉर्टेंस है मैप का यूपीएससी सीएक्सी एग्जामिनेशन में। हर साल क्वेश्चन पूछ लेता है, 2-3-4 क्वेश्चन पूछता है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये होता है, आप अपने दम पे इसको कर सकते हैं, इसमें किसी टीचर की नीड नहीं है। बस एक बार आपको समझना है दर्रा क्या होता है, घाटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, खाड़ी क्या होता है, गल्फ क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब जब आप जान जाओगे, ठीक है। मैं गल्फ एक शब्द बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में सुन लो वे और गल्फ, ठीक है, लेकिन हिंदी दोनों का खाड़ी ही होता है, ठीक है। तो आप जब एक बार टीचर से पढ़ लोगे तो आपको अपने स्वयं पढ़ना है, इस चीज़ को अपने स्वयं समझना है। जब अपने स्वयं समझने लगोगे यार फिर कोई रोक नहीं पाएगा। देखो एग्जामिनेशन थोड़ा बड़ा है, सिलेबस इसका ब्रॉड है, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। कोई भी स्टूडेंट इसमें ये कहो कि जल्दबाजी अपने आप में बना ले कि यार मुझे तो मेरा हो जाएगा, मैं निकाल लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए यार। ओवर कॉन्फिडेंट जिस दिन होना शुरू हुए तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, टाइम लेता है और आप टाइम नहीं दोगे यार कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ज़ुबान पे हमेशा रैंक नहीं रट लगानी है, मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, मुझे 10 रैंक लानी है। आपको सिर्फ काम करना है, रिसर्च करना है, क्योंकि आप ऐसे जगह बैठे हो ना, यहाँ रिसर्च पे ही चलेगा सब कुछ। आपको सोचना है क्या पढ़ लूँ ऑथेंटिक जिससे मेरा काम बन जाए। सब नहीं पढ़ना होता है, बहुत कुछ छोड़ने के लिए होता है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए होता है, बस वही सर्च करना है। बहुत कुछ जो है छोड़ने वाला, अगर वो सर्च कर लिया आपने फिर आपका होना है। हम लोग भी अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और आप लोग कह रहे होगे कि यार अभी प्रिपरेशन कर रहा है, इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा है। बात सत्य है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा बोल भी रहा हूँ, लेकिन सच्चाई इतनी सी है कि यार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन सिर्फ एडमिशन तक सीमित होता है। किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया, फिर सोचना बंद, फिर वो बाहर की दुनिया में इन्वॉल्वेशन रखते हैं, किताबों की दुनिया में इन्वॉल्वेशन नहीं रखते हैं। मेरे साथ जस्ट उल्टा है, मैंने किताबों की दुनिया में अपना इन्वॉल्वेशन रखा है, कंट्रोल अपने आप को किया है। और जाहिर सी बात है यार, यूपीएससी का एक रिक्वायरमेंट भी यही है। अगर कोई इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है तो फिर यूपीएससी उसके लिए नहीं बना है। आप अगर इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, बाहरी दुनिया से इन्वॉल्वेशन रखते हैं, तो यार ज़रूर आप उन सब दुनिया से भागिए। एक बार हो जाएगा, एक बार हम लोग का हो जाएगा, फिर यार बाहरी दुनिया ऑटोमेटिक आएगी टाइम लेने हम लोग से। हमें उन्हें टाइम नहीं देना है, हमें सिर्फ पढ़ना है, रिसर्च करना है, कौन सा सब्जेक्ट पे कौन सा किताब पढ़ें, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप रिसर्च करो, 4 बुक 5 बुक दिखाई देता है, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा बुक है, ये अगर तुमने चुन लिया तो फिर यूपीएससी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई भी, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी टॉपर्स बनने वाले हैं, जो भी आपके क्लासरूम में पढ़ा लिखा समझदार लड़का होगा, जो तेज होगा पढ़ने में, हर कोई लड़का इस स्थिति से गुजरा है, हर कोई दिन प्रतिदिन मेहनत किया है। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझना, क्योंकि आपने अपना टाइम दिया नहीं अपने किताबों पे। आज से देना शुरू करो, हर दिन आप ग्रो करोगे, ग्रोथ करोगे अपने प्रिपरेशन में। शुरू करो पढ़ाई, 1 साल बाकी है, 26 का अटेम्प्ट देना है, 1 साल बाकी है, 1 साल बहुत होते हैं। मन से पढ़ो, प्री वाले सेक्शन को, जो जिनसे प्री के क्वेश्चन बनते हैं जिन सब्जेक्ट से, उनको पहले पढ़ना शुरू करो। मेंस वाले सब्जेक्ट को थोड़ा बाद में पढ़ना, ताकि रिवीजन के टाइम पे जब प्री का पेपर होगा मई के महीने में 2026 में, तो आप अच्छा खासा एग्जामिनेशन अपना प्री का दे पाओ, ठीक। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्री के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले पढ़ना होता है, पहला। दूसरा, न्यूज़पेपर कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए, कौन कौन सा विषय पढ़ लेना चाहिए तब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। और तीसरा आपको बताऊंगा कि कैसे राइटिंग करना शुरू करते हैं। राइटिंग मतलब राइटिंग प्रैक्टिस होता है ना, ये मेंस का कैसे तैयारी करते हैं, उसके बारे में जिक्र करूंगा। तो 3 वीडियो आपके सामने इसके बाद आने वाले हैं। पहला मैंने आपको बताया राइटिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, दूसरा न्यूज़पेपर कब पढ़ना शुरू करना चाहिए, और तीसरा प्री के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने होते हैं, ठीक।
ये 3 वीडियो कवर करने के बाद और सारी स्ट्रेटेजी हैं जिन स्ट्रेटेजी पे हम सभी काम कर रहे हैं। हम सारे स्टूडेंट्स जो हम लोग की ग्रुप है वो ग्रुपिंग काम कर रही है, मेहनत कर रही है, सब लोग का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उन सब के बारे में आपको शेयर करेंगे। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ अपने यूपीएससी के एग्जामिनेशन को एकदम से स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।